सपोज करो कोई क्षेत्र था, जैसे आप लोगों के ये कोई एक क्षेत्र बना। इस प्रश्न का कोई भी उत्तर दे देगा तो उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम होगा, ठीक है। ये क्षेत्र बना हमारे पास में, एक क्षेत्र ये बन गया, एक क्षेत्र ये बन गया, एक क्षेत्र ये बन गया और एक क्षेत्र ये बन गया। एक 1040 मिलीबार है और ये 1028 मिलीबार। ये आपके 1040 मिलीबार है और जैसे ये 1028 मिलीबार है। इसी प्रकार से ये 1040 मिलीबार है और ये 1028 लिखा है, 24 लिखा है, ये 24 28 जो भी है, और ये आपके 1040 मिलीबार है और ये 1028, ठीक है। ये केंद्र है, ये भी एक केंद्र है और कोई क्षेत्र है ये आपके, तो इसमें ये आपके समदाब रेखाएं हैं। सॉरी, उल्टा बना दिया, ऐसे चलेंगे ना इसमें तो। देखिए, यहां पर आपके 4 वायुदाब के क्षेत्र बने हुए हैं, ठीक है। किसी प्रदेश में ये घटना घटित तो हो ही सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। और इन 4 प्रदेशों के बीच में, यानी 2 उच्च वायुदाब के क्षेत्र और 2 निम्न वायुदाब के क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र बनेगा, इस क्षेत्र की घटनाएं अलग ही होंगी। यानी अब बताओ, इसमें पवन इधर खींचेगी, इसको यहां से इधर लेकर जाएगी, लेकिन यहां से फिर इधर लेकर आएगी, तो घटनाएं अलग ही प्रकार की बनेंगी यहां पर। तो यहां पर तो आप लोगों की पवनें इस प्रकार से आएंगी, कुछ पवनें इधर मुड़ना शुरू कर देंगे। यहां पर आप लोगों के कुछ पवनें इधर की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे। यहां से भी पवनें इस प्रकार से आएंगी, तो कुछ पवनें तो इधर मुड़ना शुरू कर देंगी और कुछ पवनें इधर मुड़ना शुरू कर देंगी, ठीक है। और ये कुछ पवनें आमने सामने टकराएंगी, तो ये जो क्षेत्र बनेगा इसको क्या कहा जाता है? भूचाल। नहीं आएगा आपको, ये इनाम की बात रखी है तो इसका मतलब ऑप्शन चाहिए थे आपको। तो देखो, मैंने कहा था कि तुक्के नहीं लगाने, सही मायने में नहीं आता अपन को, मैंने कहा था ना नहीं आता। आप सोचा पता हो सकता है ये लिखेंगे बबूला, ठीक है, और क्या भूचाल है। ये यार, ये मैंने पहली बार सुना है, ये भूचाल आखिर होता क्या है? फौजी साहब थोड़ा खुल के बताओगे इसके बारे में? जैसे हो रहा है वैसे भूचाल होता है, सेम। अच्छा, कहीं से कुछ भी आ जाए तो लड़कियां वड़कियां भी आती हैं भूचाल में? सभी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी? भाई उसमें अगर वो आती हो जब, तो मैं भी सोचू भाई, कहते बोले सभी आएंगे, बोले उसके अंदर आपके सामने क्या है, भूचाल में सब चीजें आती हैं। अच्छा, फिर वो रुकता कैसे भूचाल? रुकता कैसे भूचाल? गांव की महिला थूक के और उसको चप्पल दिखा देती ना, उससे रुकता है वो, ठीक है। वो बबूले रुकता है, तो वो थोड़ा भारी होता है, तो वही भूचाल होता है आपके। दिखाते हैं
हाँ ठीक है, इसको कहा जाता है कोल, या इसी को कहा जाता है बैरोमेट्रिक कोल। तो दो उच्च वायुदाब के क्षेत्र और दो निम्न वायुदाब के क्षेत्र के बीच में बने हुए क्षेत्र को हम कोल या बैरोमेट्रिक कोल के नाम से जाना जाता है। नोट करेगा, नोट डाल के। दो उच्च वायुदाब के क्षेत्रों, दो उच्च वायुदाब के क्षेत्रों व दो निम्न वायुदाब के क्षेत्रों, निम्न वायुदाब के क्षेत्रों के मध्य स्थित क्षेत्र को, के मध्य स्थित क्षेत्र को कोल या बैरोमेट्रिक कोल कहा जाता है। कोल या बैरोमेट्रिक कोल कहा जाता है। कोल या बैरोमेट्रिक कोल कहा जाता है। तो ये होता है बैरोमेट्रिक कोल दोस्तों। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखेगा पवनों संबंधी, हेडिंग है ये, पवनों संबंधी लगने वाले प्रमुख बल व नियम। पवनों संबंधी लगने वाले प्रमुख बल व नियम। देखिए दोस्तों, पवनों संबंधी कुछ बल हैं जो आपके जनरेट होते हैं पृथ्वी के ऊपर, कुछ नियम लगते हैं। और ये बल और नियम सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि अगर ये बल और नियम दोनों समझ में आ गए तो हमारे पवनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम बता सकते हैं कि पवन इस प्रकार से चलेगी तो फिर वो वैसे ही चलेगी। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं दाब प्रवणता बल की। तो एक फोर्स तो हो गया आप लोगों के बैरोमेट्रिक फोर्स, ठीक है, यानी दाब प्रवणता बल। अब पहली बात तो ये आती है कि आखिर ये दाब प्रवणता होता क्या है, ये समझ लेते हैं। बचपन में आप लोग जब छोटे थे, अब तो खैर आप बहुत बड़े बड़े हो गए हो, लेकिन याद करो जब छोटे छोटे हुआ करते थे, आप सबको कह रहा हूँ, छोटी छोटी हुआ करती थी उस समय, देखो ठीक है, याद करो उस दिन बगती रहती थी ऐसे, ठीक है, याद है, भूल गए वो दिन। एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से पढ़ाता हूँ। मेरे तो क्या है कि भाव ये होता है कि विद्यार्थी हंस के पढ़ता है तो वो क्लास में ही बना रहता है पूरे 1 घंटे के दौरान। अगर डायरेक्ट सीरियसली चलेंगे अपन तो सीरियसली चलते चलते, सीरियस लोग तो यार एसएमएस की इमरजेंसी में, यहाँ थोड़ी ना सीरियस है। तो देखो, बचपन के अंदर आप लोग सब विद्यालय में पढ़ते होंगे, जिनके गांव में आसपास कहीं पर कोई ऐसे कोई दीवार होती है, किसी के मंदिर में ऐसे होता है, किसी के मतलब कोई पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि घिसल पट्टी बना लेते हैं। और उस घिसल पट्टी पर जैसे स्कूल का बैग फेंका और इस घिसल पट्टी पर घिसती है पूनम, बिमला, शिमला, सब जो भी हैं, ठीक है, सब घिस के आती हैं इसके ऊपर। कई बार तो घिसते घिसते कुछ और भी हालत खराब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो पैंट तो आपकी तो पता है ये फटी हुई थी बचपन के अंदर। देखो अब से उसको वहा करो, अब उसके अंदर वो घिसते घिसते और उसमें आपके आराम से ऐसे 2 द्वार बन जाते थे आपके। आप क्या खुश हो रही हो, आपकी भी यही हालत थी? बोला हमारे तो नहीं थी। बोला साहब हम तो घिसते नहीं थे। हैं ठीक है, वहां नहीं घिसते होगे तो आंगना जो था उस पर नीचे बिठाते थे सरकारी स्कूल में, उसको बैठे बैठे घिसते चलते थे। घिसनी तो थी वो, 12 महीने से पहले पहले फाड़नी होती थी उस पैंट को। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि इस घिसल पिट्टी पर आप ऊपर से नीचे आए क्यों? क्यों?
ढलान की वजह से। तो ये ढलान ही क्या कहलाता है? प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है? और मान लो अगर किसी चीज में हम पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं दाब की प्रवणता पढ़ रहे हैं, यानी वायु दाब का क्या बनता है? एक ढलान बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? दाब प्रवणता। याद रखना कि पौने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ये नियम की बात है। अब आपने कहा कि ये कोई स्थान है और इस स्थान पर बना है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर बनेगा यानी कि पौनों की मात्रा क्या होगी? यहां पर ज्यादा या कम होगी? तो ज्यादा होंगी, तो यहां पर पौने इकट्ठा होते होते ऊंचाई तक बढ़ जाएंगी। और मान लो यहां पर ये बन गया आपके हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर बना, लेकिन ये एक स्थान और है और इस पर आपके वायुदाब का प्रभाव जो आ रहा है अत्यंत कम है, यानी कम वायुदाब लग रहा है। तो यहां पर क्या बना? ये लो प्रेशर, यानी पवनों की मात्रा यहां पर क्या है? कम है, और यहां पर पवनों की मात्रा क्या है? ज्यादा है। ज्यादा और कम की ओर जब हम देखते हैं तो ध्यान से देखिए और समझिए इस चीज को कि इसके और इसके बीच में क्या बन गया? एक ढलान बन गया। और ये जो ढलान बन गया, तो हमें पता है कि दाब से जितनी पौने आ रही थी, अब ये ऊपर से और नीचे से उतरकर और इस ढाल के सहारे सहारे उतरते हुए किसकी ओर बढ़ेंगी? लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी। और ये नियम की बात है कि हमेशा पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। लेकिन क्यों चलती हैं? तो याद रखना, ये चलती हैं दाब प्रवणता के कारण चलती हैं, यानी दो वायु दाब के अंतर को हम दाब प्रवणता कहते हैं। अब दूसरी बात, ये दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, बताओ पवन वेग उतना कम होगा या ज्यादा होगा? घिसल पट्टी पर ढलान जितना ज्यादा होगा उतना ही आप, ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा कि आजकल तो वो वाटर पार्क के अंदर वो लगाए रहते हैं, तो उसमें जितना ज्यादा ढलान होता है उतना ही आप आगे उतनी स्पीड से बढ़ते हैं। तो बताओ जितना ज्यादा दाब प्रवणता होगी उतना ही पवन वेग क्या होगा? अधिक होगा। तो पवन वेग और दाब प्रवणता में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? तो दाब प्रवणता और पवन वेग के अंदर धनात्मक संबंध पाया जाता है। सेट के पेपर में प्रश्न पूछ लिया, कथन निम्न में से कौन सा सत्य है? और उसमें एक कथन था कि दाब प्रवणता व पवनों के मध्य पॉजिटिव रिलेशन या धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब सब संबंध तो जब बताएं जब ये पता हो कि दाब प्रवणता क्या होती है। आपसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कभी भी रिपीट हो सकता है। तो जितनी ज्यादा दाब प्रवणता होगी, यानी मान लो यहां पर 1000 मिलीबार वायुदाब और यहां पर 900 मिलीबार वायुदाब, और एक दूसरी परिस्थिति ये बनी हमारे पास में कि यहां पर आपके 100 मिलीबार है और यहां पर 1000 मिलीबार है। तो आप बताएं पवन वेग ए वाली स्थिति में ज्यादा होगा या बी वाले में? तो क्योंकि इनमें संबंध कैसा पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन इनमें पाया जाता है। अब सब ये दाब प्रवणता जो होती है, ये जो बल लगता है ये दो प्रकार से लगता है। एक दाब प्रवणता बल हॉरिजॉन्टल लगता है और एक दाब प्रवणता बल वर्टिकल लगता है। यानी एक तो क्षैतिज दाब प्रवणता बल होता है और एक आपके लंबवत दाब प्रवणता बल होता है, यानी वर्टिकल होता है, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है। अब क्षैतिज तो हमने पढ़ ही लिया, तो ये तो आपके धरातल पर जितनी भी पौने चलती हैं, तो धरातल पर चलने वाली पौने जो चलती हैं वो कौन से बल के कारण चलती हैं? क्षैतिजीय दाब प्रवणता बल के कारण से चलती हैं। तो हमने कहा पवन हमेशा हाई प्रेशर से, उच्च वायुदाब से, लेकिन क्यों चलती हैं? अगर आपसे पूछे कि धरातल पर क्यों चलती हैं तो आंसर क्या देना है? क्षैतिजीय दाब प्रवणता बल के कारण ये पौने चलती हैं। दूसरी बात, हमें पता है कि पौने ऊपर भी जाती हैं वायुमंडल में, आप बताओ पौने नीचे भी आती हैं। ये धरातल है
और ये आपके वायुमंडल है। तो वायुमंडल में ये आपके सीधी पवनें चल रही हैं, ऊपर या नीचे जा रही हैं, यानी कि किस रूप से गति कर रही हैं? तो ये जो दाब प्रवणता बल लगा ये क्या कहलाएगा? लंबवत। तो आपसे कहे कि वायुमंडल में पवनों को ऊपर ले जाने का काम और नीचे लाने का काम कौन करता है? दाब प्रवणता तो करता है, लेकिन उसमें भी कौन सा करता है? दूसरा प्रश्न अगर आप में दिमाग है थोड़ा सा, तो वायुमंडल में जब हम समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचते तो वहां पर लगभग 0.250 मिलीबार, 0 पॉइंट बोला है मैंने, 250 भी नहीं, यानी 1 मिलीबार भी नहीं रहता, या 1 मिलीबार वायुदाब रह जाता है। और धरातल का औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार है दोस्तों। तो आप बताओ दाब प्रवणता बल यहां पर ज्यादा काम करेगा या कम? ज्यादा काम करेगा। तो पवनों का वेग कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा। तो जब पवन का वेग ज्यादा होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि धरातल पर जितनी भी पवनें हैं वो तुरंत प्रभाव से ऊपर उड़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? है? भाई पहली बात हमने कही कि देखो पवनें हमेशा चलती हैं उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। क्यों चलती हैं? धरातल पर कौन से और वायुमंडल में ऊपर ले जाने और नीचे लाने का काम कौन करता है? लंबवत दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल पवन वेग और दाब प्रवणता के बीच में सीधा कैसा संबंध पाया जाता है? यानी जितना ज्यादा इनके बीच में अंतर होगा पवन वेग उतना ही क्या होगा? ज्यादा। यहां पर आपने कहा कि बहुत तेज गति से पवन चलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां तो बिल्कुल जीरो ही हो गया, 100% दाब प्रवणता हो गई, यानी कि 400 की स्पीड से पवन चलनी चाहिए। यहां तो धरातल से तुरंत प्रभाव से ऊपर उड़नी चाहिए या ऊपर से तुरंत नीचे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? अभी फौजी साहब बताएंगे, दिमाग चला रहे हूं, बताओ। बताया था? दिमाग में नहीं आ रहा तो जहां आ रहा है वहां से बता दो। हैं? देखिएगा एक चीज याद रखनी है हमको कि मान लो वायुमंडल में यहां पर बना लो प्रेशर और यहां पर बना है हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर हमेशा प्रेम करती है इससे लो प्रेशर से, यानी इसकी तलाश में चलती है, यानी पवनें हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करेंगी। लेकिन भैया ये बात है कहां पर चल रही है? पृथ्वी पर। और अगर मान लो पृथ्वी से कोई यूं ही चला जाए तो इसका क्या वजूद रहा फिर? तो बुलाती तो है मगर जाने का नहीं, क्योंकि पृथ्वी अपने यहां से लगाएगी गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लगाएगी? जब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगाएगी तो ये बुलाएगी इसको, लो प्रेशर अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन ये कहेगा हाँ मेरे से बिना पूछे किधर? वापस से। आप बताओ, आपको उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाए, तो आपको अगर उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाए ना, तो आप मान लो किसी शक्ति की सहायता से जरूर उड़ सकते हो, लेकिन अगर इस पृथ्वी को पार करना है तो आपको पर सेकंड 11.2 किलोमीटर गति से आप लोगों को पार करना होगा पर सेकंड के अंदर, जब जाकर आप लोग इस पृथ्वी के इसको पार कर पाएंगे। और इतनी गति होती नहीं है कि 1 सेकंड में 11 किलोमीटर चल जाओगे क्या? कितनी तेज उड़ने वाले हो। इसलिए जो ये रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो कुछ सेकंड में पार हो जाते हैं वो। तो दोस्तों अब सब गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, लेकिन ऊपर वाली पवन कहेगी यार ये तो गलत बात है आप लोगों की, ठीक है। बोला इसका पर मतलब तो ये हुआ कि आप नीचे खींच लोगी पूरी पवनों को, तो हम क्या करेंगे? लगातार ऊपर जा रही है पवन, ठंडी हो रही है, भारी हो रही है, वो कहेंगे हम भी आएंगे इधर। तो इनके और इसके बीच में क्या होता है कि एक संतुलन स्थापित हो जाता है। तो ऊपरी वायुमंडल
और धरातल की पवनों के बीच में संतुलन बन जाता है, और इस संतुलन के कारण से हमारे पवनें धरातल पर कैसी रहती हैं, स्थिर रहती है, हमको ये स्थिर दिखाई देती हैं। और जो ये संतुलन बनता है इसको ही कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक संतुलन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोस्टैटिक संतुलन कहते हैं। तो दो बातें हैं यहाँ पर, एक है क्षैतिज दाब प्रवणता बल, धरातल पर पवनों को गति कौन सा बल प्रदान करता है? वायुमंडल में ऊपर ले जाने और नीचे लाने का काम कौन करता है? किंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपरी वायुमंडल के संचलन के बीच में संतुलन स्थापित हो जाता है, जिस कारण से पवनें हमको स्थिर दिखाई देती हैं, और इस संतुलन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक संतुलन कहते हैं। तो ये पहला बल आपके पवनों से संबंधित। तो लिखिएगा, समय हो गया भाई, मेरा क्लास है मेरी अभी तुरंत ही, 5 मिनट उनके लेट जाएंगे, क्या फायदा निकलेगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप सदैव प्रसन्न रहें, भगवान श्री नारायण कृपा बनी रहे।